गुड इवनिंग साथियों, जीके विद राकेश जहांगीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जीसी बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने पुनः हाजिर है हमारे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संविधान और संविधान सभा के बारे में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। आज के इस टॉपिक में, आज के सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा, ये लगा है ओके। आज का है हमारा संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल्स, अनुसूचियों के बारे में। आज इस एमसीक्यू यानी कि जो आपकी एमसीक्यू की जो प्रश्नोत्तरी है, इसके माध्यम से अपन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में अनुसूचियों से संबंधित जितना भी जो आपका क्वेश्चंस बनता है, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपन सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो अनुसूचियां, शेड्यूल। अनुसूचियां कितनी है? अपन बात करते हैं ना कि मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। तो पहली एक बात कर लेते हैं कि सर मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तब आप कितना बता दोगे? 12। ये देखो सर, मैं इसके माध्यम से बताते हैं, ये हमारी रहेगी अनुसूचियों के संबंध में। ओके, अब देखो यदि आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी, हाँ, तो मूल रूप से हमारी अनुसूचियां थी 8। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तब अनुसूचियों की संख्या थी 8। और यदि बात करें कि सर वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, तब हम बताएंगे वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। यानी कि 4 नई अनुसूचियां हमने जोड़ी हैं समय के साथ में। जिस प्रकार से हमें जरूरत पड़ी इस प्रकार से अपन अनुसूचियों की संख्या को बढ़ाते गए। पहला सवाल यहां से बनकर आता है, सर अनुसूचियां है क्या? अनुसूचियां जो होती है ना, अनुच्छेद जो आर्टिकल होते हैं उनसे संबंधित होती है। अनुसूचियों के अंतर्गत क्या होता है कि अनुच्छेद, जब अपन आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो कुछ एक बातें ऐसी आती हैं जिसमें कुछ डिटेल से व्याख्या करनी पड़ती है, कोई टेबल आती है या फिर कुछ ऐसी सूची आती है जो वहां पर देना ठीक नहीं होता है और उनकी जानकारी कहीं और दे देते हैं। अपन किसी एक ही जगह सबकी अपन इंफॉर्मेशन डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनको वेतन भत्ते जो मिलते हैं, उनको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है या फिर कार्य के दौरान क्या क्या सुविधाएं प्रदान होती है, यदि उनको अपन उनके साथ में समझा दें तो एक हेक्टिक सा प्रोसेस बन जाएगा। इसलिए क्या किया, जितने भी जो पदाधिकारी है उनको वेतन भत्ते अलाउंसेस कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, वो सबकी एक ही अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया, जिसको अनुसूची अपन 2 बोलते हैं। ठीक है, तो अनुसूचियों का संबंध अनुच्छेदों से संबंधित होता है। जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, कोई बड़ी डिटेल होती है, कोई फॉर्मेट होता है या फिर उनके संबंध कोई एडिशनल जानकारी होती है, उनको यहां पर दिया जाता है। ये अनुसूचियां बोला जाता है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी। समय के साथ में हमने इसको बढ़ाते गए और वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख कर रखा है और फिर उनके संबंध में अंदर की जानकारियां पूछी जाती है। ये एमसीक्यू के माध्यम से अपना सारी बातें क्लियर कर देंगे। पहला सवाल हमारे सामने कि अनुसूचियों को उनके विषय से संबंधित बेमेल युग्म, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, सही तरीके से सुमेलित नहीं है। पहला कहता है कि सर 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। जी हां, जब अपन देखते हैं ना, पहली अनुसूची के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त भाषा है उनका यहां पर उल्लेख किया गया है। मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, तब सबसे पहले आपको बताना है कि सर मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 भाषाओं का यहां पर उल्लेख कर रखा है। मूल रूप से यहां पर 14 भाषाएं उल्लेखित थी, लेकिन वर्तमान में यहां पर 22 भाषाएं उल्लेखित है। वर्तमान में यहां पर 22 भाषाएं उल्लेखित की गई है हमारी कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं यहां पर लिखी गई है। अब देखो 9वीं अनुसूची की बात करें, सर 9वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज को संवैधानिकता प्रदान की गई है क्या? नहीं जी, 9वीं जो अनुसूची है वहां पर पंचायती राज को संवैधानिकता प्रदान नहीं की गई है। यह हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सर 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? भूमि सुधार अधिनियम। इसमें दिए गए हैं सर भूमि सुधार अधिनियम। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। और ये 9वीं अनुसूची है, यानी कि यह अनुसूची अपने मूल रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया था। और यह पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत किया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ,
भूमि सुधार अधिनियम को यहां पर जोड़ा जाता है। और दूसरा बात अपना दोस्तों ध्यान रखना है, भूमि सुधार अधिनियम जो 9 शेड्यूल में जो दिया गया है, मूल रूप से इसको न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कि भारत की न्यायपालिका इस पर रिव्यू नहीं कर सकती और ना ही न्यायपालिका में इसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों 2007 में आईआर कोहेलेवाद, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, आगे आएगा तो और अपन चर्चा करेंगे। अब बाकी वाले सब सही होंगे, जब ये आपका गलत है इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर भी देखो 7वीं अनुसूची दे रखा है, शक्तियों का बंटवारा। सर 7वीं अनुसूची है ना, इसमें शक्तियों का बंटवारा, सर मतलब क्या है, यानी कि हमारे संविधान के अंतर्गत भारत में संघीय शासन प्रणाली है, शक्तियों का बंटवारा हो गया, मतलब यहां पर आपका संघीय शासन प्रणाली यहां पर चल रही है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब है कि सर शक्तियां केवल केंद्र के पास में नहीं है, यानी कि केंद्र के पास में नहीं है, इसका मतलब शक्तियां केंद्र के पास में भी है, साथ ही साथ राज्यों के पास में भी है। यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या करा कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, जी हाँ, ये शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, भारत के संघीय स्वरूप को दिखाता है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां दे रखी है, इसके अंतर्गत क्या दे रखी है, 3 सूचियां यहां पर दे रखी है। पहली है संघ सूची, इस पर कानून बनाने की शक्ति कौन रखता है, हमारी संसद या फिर आपकी संघीय सरकार रखती है। 2 नंबर पर है हमारी राज्य सूची, और राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति कौन रखता है, राज्य सरकार रखती है। और 3 नंबर पर हमारी आती है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची है, इस पर कानून कौन बनाता है, सर इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। यानी कि तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया, ताकि हम राज्यों को भी वो पावर देना चाहते थे, शक्तियों का बंटवारा देना चाहते थे, और भारत एक संघात्मक ढांचे की तरफ में जाना चाहता था, जिसके चलते 7वीं अनुसूची इस बात को स्पष्ट करती है। अगला बात करते हैं, ये बात भी मतलब सही है। अगली बात करते हैं सर 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं को संवैधानिकता प्रदान की गई है। तो 12वीं अनुसूची आपको पता होगा, 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और उसमें पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी। 74वां संविधान संशोधन हुआ, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 विषय प्रदान किए गए, नगर पालिकाओं को प्रदान किए गए, भाग 9A जोड़ा गया। इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसमें बात करें तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा दोस्तों, हमारा सेकंड ऑप्शन राइट बन जाएगा। राइट क्यों बन जाएगा, हमें बेमेल युग्म की पहचान करनी है जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो 9वीं अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक, ये 11वीं अनुसूची में आता है। ये कौन सी अनुसूची में आता है, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची भारत के संघात्मक स्वरूप को स्पष्ट करती है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। सर भारत का कैसा स्वरूप है, संघात्मक स्वरूप है, और संघात्मक स्वरूप का मतलब होता है सर शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। सर शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य की बात हो रही है, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य जब शक्तियों का बंटवारा होता है वो संघात्मक स्वरूप कहलाता है। और ये केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किसके माध्यम से किया गया है, ये किया गया है सूचियों के माध्यम से। कौन सी सूचियां, जो अभी हमने बात करी थी, 3 प्रकार की सूची है, यानी कि एक तो आपकी संघ सूची है, दूसरी हमारी राज्य सूची है, और तीसरी हमारी समवर्ती सूची है। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, यही तो भारत के संघात्मक रूप को स्पष्ट करता है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये कौन सी अनुसूची में दे रखा है, क्या 9वीं में है, क्या 8वीं में है, क्या 11वीं में है, क्या 7वीं में, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा सर ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका दिया गया है। अब इसके बाद में दोस्तों एक बात समझे कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, तब आपको बताना है कि भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, ये 9वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में यहां पर 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो कि यहां पर आपकी उल्लेखित की गई है। इसके बाद में बात करें अनुसूची 11 के अंतर्गत, अनुसूची 11 में आपका क्या दे रखा है, देखो पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिकता प्रदान की गई थी।
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई थी। और ये कब किया था आपको पता होगा दोस्तों, यानी कि हमारा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 के अंतर्गत। 1992 का 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई थी और उनको कितने सब्जेक्ट दिए थे, 29 विषय दिए गए थे इनको कानून बनाने के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इनको 29 विषय प्रदान किए गए थे और हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9। और भाग 9 का संबंध किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ओके, 7वीं अनुसूची की चर्चा कर चुके हैं। 11वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाली 12वीं अनुसूची होगी। और यहाँ पर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्तमान में, मूल रूप से कितनी भाषाएं, तो 14 भाषाएं। ये बातें यहां पर ध्यान रखनी है। भूमि सुधार अधिनियम, मूल रूप से जो भूमि सुधार अधिनियम थे उनको क्या किया गया था, मूल रूप से जो भूमि सुधार अधिनियम बने थे उनको न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन है उससे संरक्षण प्रदान किया गया था। भारत की न्यायपालिका इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी, लेकिन वर्तमान में 2007 के बाद में इस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आगे देखिएगा, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, कब की बात आ रही है, 11वीं अनुसूची की। अभी हमने बात करी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और फिर 73वां संविधान ये किया गया। इसको आप 74 कर दीजिएगा, है ना, ये 74 कर देते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत आपकी कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इस 11वीं अनुसूची में क्या किया था, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान की गई थी। और हमारे संविधान में एक भाग नया जोड़ा था जिसका नाम है भाग 9। कितने विषय इनको दिए थे, इनको विषय दिए थे सर 29, 29 विषय प्रदान किए, भाग 9वां जोड़ा गया। और बात करें सर कौन सा आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल बेटा ध्यान रखना 243, 243 से लेके 243 ओ तक, ये टोटल कितने आर्टिकल हो जाते हैं, 16 आर्टिकल हो जाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग आपका 9 है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई है, इससे संबंधित कितने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इस टाइप से ऑप्शन में थे। क्योंकि देखो एक 243 खुद है और फिर वहां से आगे 243 ए बी सी डी ओ तक जाते हैं, तो 15 ये और प्लस ये 16 आर्टिकल इसमें बनते हैं। कितने विषय, 29 विषय। भाग कौन सा है, 9वां भाग है। क्या हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान की गई थी। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों जब भी बात है 74वां संविधान संशोधन 1900, इसमें जो नगर पालिका है, किसकी बात आ रही है, नगर पालिकाओं को, नगर पालिका को मान्यता प्रदान की गई है ना। तो इसमें आप कह सकते हो शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी, और इसको आप ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। सीधी भाषा में यदि आपसे मैं बात करना चाहूं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्रामीण जो आपका स्वशासन के लिए जो संस्थाएं बनाई गई है, जैसे कि आपकी ग्रामीण लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है और जिला लेवल पर होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से शहरों में भी छोटे शहर, मध्यम शहर और बड़े शहरों तक जो आपकी संस्थाएं होती है, इनमें नगर पालिका देखते हो, नगर परिषद देखते हो, नगर निगम देखते हो, और यहाँ पर अपना क्या देखते हो, ग्राम पंचायत देखते हो, पंचायत समिति देखते हो और जिला स्तर पर देखते हो, ठीक है। इसी प्रकार से नगर पालिका को आपको मान्यता प्रदान की गई थी और शहरी स्थानीय स्वशासन जिसको अपन बोल सकते हैं। और बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था, संविधान के अंतर्गत भाग 9 ए जोड़ा गया था। यहां पर भाग 9 था, यहां पर भाग 9 है, यहां पर 29 विषय है, तो यहां पर कितने विषय इनको प्रदान किए गए, 18 विषय। कितने विषय, 18। देखो 2 में से एक निकाल दो पीछे एक रह जाएगा, 9 में से और एक निकाल दो पीछे 8 रह जाएगा, ऐसे याद करने का तरीका। और कौन कौन से आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, बात करें जब अपन आर्टिकल के अंतर्गत, तो यहां पर जैसे कि 243 से लेकर 243 ओ तक है, तो यहां पर ओ के बाद में क्या आएगा, पी आएगा। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये आता है आपका, जेड जी तक यहां पर आता है।
ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता। और ये पंचायती राज संस्थाएं कौन सी हैं? ये ग्रामीण वाली हैं। इसमें भी पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान करी थी, जिसमें नगर पालिका मुख्य रूप से कहते हैं, और ये शहरी स्वशासन के संबंध में, ये शहरी ये ग्रामीण। भाग 9 ए। और इसमें कितने विषय? 29। इसमें विषय कितने? 18। इसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक है, और इसमें पी से लेके जेड जी तक ये भाग इसके अंतर्गत आते हैं। 2 आर्टिकल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची, ये आपका राइट आंसर तो बन ही जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारे सामने, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का या प्रतिज्ञान का प्रारूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है? देखो दोस्तों, हमारे जितने भी जो संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं, वो शपथ लेने का उनका एक फॉर्मेट होता है, और हमने कहा था कि ये जो फॉर्मेट होता है सभी पदाधिकारियों को एक ही जगह पर दिया गया है, और वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? वो 3री अनुसूची के अंतर्गत है। ये बात का ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 3 ऐसे पदाधिकारी है जिनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, यानी कि इनका नहीं है। देखो, इनका प्रारूप यहां नहीं है, यहां नहीं है। और वो कौन कौन से बेटा? एक बात तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति आ जाएगा, और नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा? उपराष्ट्रपति का ध्यान रखना। नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति आ जाएगा, और नंबर 3 पर राज्यपाल आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में निर्दिष्ट है? इसमें आपका आ जाएगा राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, और मंत्री आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, इन तीनों का नहीं दे रखा है। तो सर, इन तीनों का कहां पर दे रखा है? इनके आर्टिकल्स के अंतर्गत ही दे रखा है। तो देखो, राष्ट्रपति है ना, इसका दे रखा है सर आर्टिकल, इनके कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 60 के अंतर्गत दे रखा है। इनका 69 के अंतर्गत दे रखा है। इनका आर्टिकल 159 के अंतर्गत दे रखा है। ये बहुत ही आर्टिकल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब यहां से ये अपवाद के रूप में है, तो इनके आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 60 याद करना, 69 याद करना, 159 याद करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में। बाकी जितने भी जो पदाधिकारी आपके होते हैं, जैसे मैं बात कर लूं, जो भी विधानसभा हो गया, या फिर जो भी संसद के जो सदस्य होते हैं, जो मतलब चुनने के लिए जाते हैं, उनका शपथ का प्रारूप है, और ये चुन लिए जाते हैं, उनके बाद में शपथ का प्रारूप है, मंत्री पद का प्रारूप है ना। बाकी अन्य जितने पदाधिकारी, कैग हो गया है, न्यायालय के न्यायाधीश हो गया है, उनकी शपथ का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया 3री अनुसूची में। 2री अनुसूची में क्या है सर? इसमें आपका दे रखा है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। दोस्तों, अभी हमारा ये चल रहा है, 2-3 क्वेश्चन इससे संबंध में अपन और करेंगे, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो हमारी 11 अनुसूचियां होती हैं, कौन सी अनुसूची का संबंध किससे है, ये मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें यहाँ पर याद करवा दूंगा। लेकिन अभी एमसीक्यू चल रहा है, तो एमसीक्यू को किस टाइप से ठीक कर रही है, और आपकी नॉलेज के बेस पर आप इसका जवाब देते जाइएगा। तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, है ना, उनकी परिलब्धियां क्या क्या मिलती है, उनका उल्लेख कर रखा है अनुसूची 2 में। 4थी अनुसूची में क्या है बेटा? 4 ऐसे लिखते हैं ना, तो 4 में है प्रतिनिधित्व। क्या दे रखा है? प्रतिनिधित्व किसमें? राज्यसभा में। प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों का, यानी कि जो राज्य है वो राज्यसभा में कितना स्थान रखते हैं, कि जैसे राजस्थान से 10 लोग जाते हैं, यूपी से सर्वाधिक 31 लोग जाते हैं, ये यहां पर किस अनुपात में जाएंगे, आधार क्या है, कौन कौन से राज्य से कितने जाएंगे, ये सारी टेबल आपको कहां पर दिखाई देती है? 4थी अनुसूची के अंतर्गत दिखाई देती है। ठीक है, ये 4थी अनुसूची होगी। और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको क्या दिखाई देता है? यानी कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से होगा, और कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से राज्य आएंगे, इसका आपका उल्लेख कहां पर कर रखा है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कर रखा है। ओके, इसमें मैं लिखता हूं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, इनका प्रशासन और नियंत्रण कहां पर दे रखा है? 5वीं अनुसूची में। लेकिन दोस्तों, 5वीं अनुसूची में एक अपवाद के रूप में आपको ध्यान में रखना है, कुछ एक भारत के जितने भी जो राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, सबका यहां पर दे रखा है, लेकिन 4 राज्यों का यहां पर नहीं दे रखा है। कौन से? उनको याद रखें, तो आपको बताना है, अमे मित्री को छोड़कर। कौन से राज्यों का नहीं है? अमे मित्री को छोड़कर।
ये अमे मित्री कौन है सर? अमे मित्री का मतलब ऐसे क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा सर असम राज्य। में से क्या बन जाएगा? मेघालय बन जाएगा। मी से क्या बन जाएगा? मिजोरम बन जाएगा। त्रि से क्या बन जाएगा? त्रिपुरा बन जाएगा। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। इन राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5वीं अनुसूची में नहीं है, तो इन चारों का एक अलग से अनुसूची बना दिया। 6वीं अनुसूची में इन अमे मित्री का प्रशासन और नियंत्रण दे रखा है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्या? तो हमारा आंसर तो बन जाएगा दूसरा, यानी कि तीसरी अनुसूची। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है? सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूं सर, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल। डैश से 10 और डैश से क्या बन जाएगा? यानी कि दल बदल को क्या किया गया है? निषेध किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो दल बदल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होगा हमारे सरकार में स्थायित्व लाने के लिए ये वाला अधिनियम लाया गया था। ये वाली अनुसूची इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। कौन सा अधिनियम था? पहला संविधान संशोधन था 58वां, 51वां, 52वां। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985 यहां पर लाया गया था, जिसके माध्यम से दल बदल को प्रतिबंधित कर दिया गया। दल बदल का मतलब क्या होता है सर? यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जीतकर आता है, चुनाव हो गया, वो जीतकर आ गया, लेकिन अब यदि कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो दल बदल कहलाएगा। यदि वो ऐसा करता है तो क्या किया जाएगा? उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यही प्रावधान इसके अंतर्गत दे रखा है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि सर कभी कभार क्या होता, पार्टी में भी समस्या हो जाती है। इसका मतलब यदि एक दो व्यक्ति चेंज कर रहे तो व्यक्तियों में समस्या मानी जाती है संविधान में। यदि कहा जाता कि बल्क में लोग कर रहे, बहुत सारे लोग यदि आपका चेंज कर रहे, इसका मतलब है यदि 1/3 सदस्य एक साथ में पार्टी बदल देते हैं, इसका मतलब क्या? पार्टी में समस्या है, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें क्या था, 1/3 सदस्य दल बदल करने पर अवैध नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों अभी इस 1/3 की जगह और इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है, इसमें कर दिया है 2/3। अब सदस्यों की संख्या देखो, पहले क्या था कि भाई 1/3 सदस्य यदि चेंज कर रहे हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन समय के साथ में हमें लगा यार 1/3 तो सदस्य चेंज कर रहे हैं और इस प्रकार से पार्टी फिर से चेंज हो रही है, तो इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दीजिएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया, यदि 2/3 सदस्य एक साथ में दल बदल करते हैं तब वो दल बदल नहीं माना जाएगा, अदरवाइज वो दल बदल माना जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह बात स्पष्ट की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि सर 55 जो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन से दल बदल को मान्यता प्रदान करी, यदि 1/3 सदस्य दल बदल कर लेते हैं तो वो मान्यता प्राप्त है, वो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कब बना दिया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें यह स्पष्ट किया गया दल बदल तभी लीगल माना जाएगा तब कम से कम 2/3 सदस्य उस दल को चेंज करे या पार्टी को बदल दे। ठीक है, दल बदल की और कई परिभाषाएं होती है, आगे आने वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत होता है और हमने कह दिया भूमि सुधार से संबंधित अधिनियमों को इसके अंतर्गत ऐड किया जाता है। देखो अगला सवाल, 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रशासन का नियंत्रण उल्लेख नहीं है? देखो 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण दिया गया है। 5वीं में अमेय मित्री को छोड़कर और 6वीं में अमेय मित्री का प्रशासन और नियंत्रण। तो यहां पर ध्यान रखना 6वीं में किसका है? अमेय मित्री का प्रशासन और नियंत्रण। अमेय मित्री, बस ऐसे याद करना, अमेय मित्री का प्रशासन और नियंत्रण, इनका प्रशासन और आपका नियंत्रण के बारे में यहां पर प्रावधान है। तो ऐसे क्या बन जाएगा? असम बन जाएगा। याद कर ले, सवाल महत्वपूर्ण है। और में से आपको क्या याद कर लेना है? मेघालय याद कर लेना है। मी से क्या याद कर लेना है? मिजोरम याद कर लेना है। त्रि से क्या याद कर लेना है? त्रिपुरा याद कर लेना है। ये बात आपको, अब ऑप्शन में कौन सा है? असम तो है सर, मणिपुर है ना,
उसके बाद में मिजोरम और त्रिपुरा। देखो अमे मित्री, ए मे मित्री, तो मैं नहीं है, मे है, ध्यान रखना, इसलिए तो उसी ट्रिक से याद करने को आपको बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि कौन से राज्य का उल्लेख नहीं है। असम का है, मिजोरम का है, त्रिपुरा का है, मणिपुर का नहीं है, मेघालय का है। देखो किसका है, मेघालय का है। और यहाँ पर क्या दिया है, मणिपुर दिया है। इतना छोटा सा ऑप्शन इस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देना है। सेशन का आखिरी सवाल, ओके। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा गया था? हाँ, कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, ये बात इसमें पूछना चाहता है। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? देखो दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत होता है। ध्यान रखना, इसमें 3 कॉमन भाषा जोड़ी गई थी। अरे क्या जोड़ा गया था बेटा? 3 कॉमन भाषा कह दो, ये 3 कॉमने। अरे कॉमने का मतलब क्या हो गया सर? इसमें बन गया सर आपका कोंकणी बन गया, मैं से मणिपुरी बन गया और ने से क्या बन गया? नेपाली बन गए। 3 भाषाएं 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया। ध्यान रखना, मैथिली भाषा को नहीं जोड़ा गया था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। अब अगले सवाल के अगला देखो, ये हमारा सारा हो चुका ओवर। अब अपन बात करते हैं जो 8 अनुसूचियां है ना, इनको याद रखने के तरीके। अब देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात करते हैं, 12 की 12 पढ़ लेते तो है ना। 12 अनुसूचियां, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट का मामला है, 2 मिनट में सारी अनुसूचियां याद कर ले। देखो पहले में क्या दिया है? पहले में दिया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। पहले में दिया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, एक साथ में लिख रहा हूं। इसके बाद में दूसरे में क्या दिया है? यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दे रखे हैं। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? यानी कि शपथ का प्रारूप दे रखा है। चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है? यानी कि प्रतिनिधित्व दे रखा है। प्रतिनिधित्व किसका? राज्यसभा में राज्यों का, राज्यसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, उसकी बात की गई है। 5 में क्या दे रखा है? 5 में दे रखा है यानी कि SC ST याद करना। मतलब क्या हो गया सर? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दे रखा है। इसके बाद में बात करना सर, लेकिन किसको छोड़कर? अमे मित्री को छोड़कर। यानी कि इसमें है अमे मित्री को छोड़कर। अमे मित्री का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद में 6वें में दे रखा है अमे मित्री का प्रशासन और नियंत्रण। अमे मित्री का प्रशासन व नियंत्रण यहां पर दे रखा है। अब देखो 7वें, याद कराऊंगा सारा। 7वें में दे रखा है, 7 में सूचियां दे रखी है। 8 में क्या दे रखा है? भाषाएं दे रखा है। 9 में क्या दे रखा है? भूमि सुधार दे रखा है ना, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम दे रखे हैं। 10वीं में क्या दे रखा है? दल बदल दे रखा है। 11वें में क्या दे रखा है? पंचायती राज दे रखा है। 12वें में क्या दे रखा है? नगर पालिका दे रखा है। यही है ना दोस्तों। अब देखो अपन याद करते हैं इसको, किस प्रकार से याद किया जा सकता है। पहले देखो संघ व राज्य क्षेत्र, जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कुछ भी कार्य करना चाहते हो, सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाता है एरिया कौन सा है ना। सबसे पहले नंबर पे अनुसूची कौन सी? एरिया के बारे में, यानी कि भारत का कौन सा एरिया होगा संघ व उसका राज्य क्षेत्र, इसमें क्या क्या चीजें होगी। ठीक है सर, पहले के बारे में अपन क्या देखते हैं? कहां चला? पहले के बारे में अपन क्या देखते हैं? एरिया देखते हैं। दूसरे में क्या हो गया? वेतन भत्ते। जब एरिया ठीक है तो अपन वेतन भत्ते भी देख रहे हैं, है ना। पहला अपन कोई भी, जैसे आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले एरिया। यूं नहीं कि भाई साहब अंडमान निकोबार में तुम्हें नौकरी दे रहे, 10,000 पेमेंट दे रहे, कोई नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर पहले एरिया, फिर पेमेंट देखते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं। एरिया, पेमेंट, ज्वाइन कर लिया। पहले एरिया संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में पेमेंट देंगे कि वेतन भत्ते, और फिर क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे, मतलब शपथ ले लेंगे। देखो 4 तो दिखाई भी इस प्रकार का देता है ना। ये देखो दोस्तों 4 में पे आ रहा है तो यहाँ पे याद कर ली प्रतिनिधित्व है, फिर आपको याद आ जाएगा राज्यसभा में राज्यों का। ठीक है। 5 में एस आता है तो यहां से एस से याद कर लेना SC ST, यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। लेकिन किसको छोड़कर? अमे मित्री को छोड़कर। तो अगली अनुसूची में किसका दे दिया? अमे मित्री का प्रशासन और नियंत्रण, ये वाला दे दिया।
क्लियर हो गया? पहला जगह देखेंगे, दूसरा वेतन भत्ते, तीसरी शपथ ले लेंगे, 4 प्रतिनिधित्व आ गया, 5 में SC ST अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण अमेय मित्री को छोड़कर। छठवां किसके बारे में दे दिया? अमेय मित्री का प्रशासन और नियंत्रण दे दिया। इसके बाद में 7 में सूचियां, 7 में सूचियां, सीधी सी बात, कोई डाउट वाली बात नहीं। 8 में क्या है? भाषाएं। बेटा ना, जब अपन 8वीं पढ़ते हैं ना, जब पहली दूसरी तीसरी 8वीं में आते हैं, तो 8वीं में आपको होता है बोर्ड एग्जाम होता है, भाषाओं का नॉलेज अपेक्षित होता है। तो 8वीं में किसकी जानकारी होनी चाहिए? भाषाओं की। 8वीं में भाषाएं आनी चाहिए, 8वीं में भाषाएं आनी चाहिए। यदि भाषाएं नहीं आई तो बेटा खेती में लगा देगा बाबू, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8वीं में यदि भाषाओं की जानकारी नहीं होती, भूमि सुधार में लगा देगा। 8वीं में भाषाओं की जानकारी जरूरी नहीं आया तो क्या होगा? भूमि सुधार में लग जाएगा। 10 से 10, 10 से दल बदल, 6 से 7, 6 से सूचियां। इसी प्रकार से फिर बेटा जब 11वीं क्लास में आते हो तो तुम्हें पता बोर्ड परीक्षा पास करके आए, 11वीं में लोड होता नहीं है तो तुम पंचायतियां करते हो, तो 11वीं में क्या आ जाएगा? पंचायती आ जाएगा। लेकिन जैसे 12वीं बोर्ड आई, फिर से पढ़ने का प्रेशर आएगा, तुम शहरों की तरफ भागोगे, मतलब नगर पालिका की तरफ। 11वीं में पंचायती, 12वीं में शहरों की तरफ। 10 से 10 दल बदल। 9वीं में तुम्हें भूमि सुधार में लगा देंगे यदि 8वीं में भाषाओं की जानकारी नहीं रखी है। और 7 में सूचियां बन जाएगा, 6 में अमेय मित्री का प्रशासन, और 5 में क्या आ जाएगा? SC ST याद किया था, यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अमेय मित्री को छोड़कर। 4 इस टाइप का दिखता है तो उसमें प्रतिनिधित्व कर देना राज्यसभा में राज्यों का। और फिर पहले में आपने क्या किया था? एरिया देखा था, दूसरे में पेमेंट देखा था, तीसरे में ज्वाइन किया था। इसी प्रकार से आप 12 अनुसूचियों को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। वैसे इसकी डिटेल भी काफी हमें अपेक्षित होती है हमारे एग्जाम में, जो हमें जाननी जरूरी होती है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो आपका दे रखे हैं यहाँ पर जो भी स्कूल में जो नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप कांटेक्ट करके हमारा ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट जीके, स्पेशल जीके की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें इंडिया वर्ल्ड राजस्थान का कंप्लीट जीके। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका अभी ये जो फेज चल रहा है, ये बहुत शांति काल का टाइम चल रहा है, अभी कोई वैकेंसी आसपास में रिसेंटली है नहीं। और जैसे आगे वैकेंसी आएगी तो जीके को इस प्रकार से बना लीजिएगा रॉक सॉलिड। आने वाले एग्जाम में जब भी आओ तुरंत रिवीजन करो, उसकी टेस्ट सीरीज निकालो, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, अपनी एक सीट निश्चित करो। तो इसके लिए जरूरी है कि सर जब भी आपका इस प्रकार से अभी इस टाइम में पूरे जीके को एकदम जीरो से टॉप लेवल का सीख ले। ऑफलाइन बैच में आकर 2 3 4 5 7 दिन, जब तक आपका टिल सर्टिफिकेशन, जब संतुष्टि हो जाए कि मेरी क्लासे उस लेवल तक चल रही है, मैं कॉन्फिडेंस में हूं, मेरी क्लासे अच्छी चल रही है, मैं सीख लूंगा, उस दिन आप फीस जमा कर सकते हैं। और नीचे स्कूल में नंबर देकर यहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी जीके विद राकेश जहांगीर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर कई सारी बैचेस, कई सारी क्लासेस, कई सारी टेस्ट सीरीज आपको वहां पर अवेलेबल मिलती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लासेस में। शुभ रात्रि।